तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर या फिर लाइन। लेकिन जो क्वेश्चंस जनरली आप एनकाउंटर करोगे वो आपको मिलेंगे फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है वो कितना होता है, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा जनरली क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले तो समझना पड़ेगा प्रोजेक्शन होता क्या है, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, ये समझने के बाद आप ये आराम से समझ पाओगे। राइट, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक भी है, इसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, तो साफ साफ पहले दिख रहा है कि प्रोजेक्शन वर्ड हमको दिख रहा है। तो जिसको नहीं पता प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन इन द सेंस मैं एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ कि आपने रोड्स देखा होगा, ये जो एयरपोर्ट में जो रोड होता है जहाँ पे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो ये सपोज आप मान लो रोड है और एरोप्लेन जो है ये इस पॉइंट से टेक ऑफ कर रहा है। तो एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, वो यहाँ से पीछे से रनवे में आता है चल चल के और इस पॉइंट से सपोज वो टेक ऑफ कर रहा है। तो उसका टेक ऑफ का जो पाथ होता है वो जनरली ऐसा होता है, वो किसी एंगल थीटा में टेक ऑफ करता है। राइट, टेक ऑफ करके फिर वो उड़ जाता है। लेकिन ये जो पाथ उसने टेक ऑफ किया, जहां तक वो उड़ने से पहले वो जो टेक ऑफ जहां तक कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो टेक ऑफ ही करता जा रहा है ना, वो टेक ऑफ करने के बाद एक पॉइंट आता है जहां से वो उड़ना स्टार्ट करता है सीधा। लेकिन वो जो पाथ होता है जहां पर वो टेक ऑफ कर रहा होता है, वो पाथ को आप कोई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये पाथ को हमने ए वेक्टर मान लिया और जो रनवे है जहां से वो आया पीछे से और टेक ऑफ किया, वो रनवे को एक लाइन मान लेते हैं। सपोज वो लाइन का नाम है एल। ओके, तो ये जो एरोप्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है, उसी टेक ऑफ को एग्जाम्पल में हमने टेक ऑफ बोला, लेकिन यहाँ पे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्शन कौन कर रहा है, एरोप्लेन, और एरोप्लेन यहाँ पे कौन है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो किसके ऊपर, रनवे के ऊपर। तो वही रनवे इधर लाइन है, तो लाइन के ऊपर एक थीटा एंगल में वो टेक ऑफ कर रहा है एरोप्लेन, मतलब ए वेक्टर। वो थीटा एंगल एक्यूट भी हो सकता है। ठीक है, वो जो इधर थीटा है वो एरोप्लेन ए से भी टेक ऑफ कर सकता है, ए से भी टेक ऑफ कर सकता है, ए से भी टेक ऑफ कर सकता है। मैं आपको इधर साइड में समझा देता हूँ। वो जो एरोप्लेन है, ये सपोज लाइन एल है, जिसको हमने रनवे के मदद से एग्जाम्पल में समझाया था, वो लाइन एल है। ठीक है, जो एरोप्लेन इधर आके सपोज टेक ऑफ किया, वो ऐसे टेक ऑफ कर सकता है। ओके, मान लिया ये थीटा एंगल है। ठीक है, वो जो एरोप्लेन इस तरफ से आके ऐसे भी तो टेक ऑफ कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन वो कभी भी ऐसे टेक ऑफ नहीं कर सकता, सीधा टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो ये जो थीटा है, आप याद रख लो, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। एरोप्लेन ऐसे टेक ऑफ नहीं करता, लेकिन इस केस में यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कभी नहीं होता। थीटा या तो एक्यूट हो सकता है या तो ऑब्ट्यूज हो सकता है। ठीक है, थीटा 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता, और थीटा 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा कौन टेक ऑफ करता है, नहीं। और ये जो थीटा होता है, पहले आप समझ लेते हैं। ये एक लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हो हेडिंग में, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप मान लो आपके हिसाब से, ए वेक्टर मान लो, जिसको हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये एक ए वेक्टर हमने मान लिया। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जिसको हमने ए वेक्टर मान लिया। आप कोई भी वेक्टर मान सकते हो, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी वेक्टर, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल हमने ए वेक्टर मान लिया। इसका प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन, एक लाइन मान लेते हैं, सपोज ये है एक लाइन। ओके, ये एक लाइन है, उसके ऊपर ए वेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रोजेक्ट कर रहा है क्या मतलब होता है, अभी यहाँ पे दिखाया मैंने। प्रोजेक्ट कर रहा है मतलब वो टेक ऑफ कर रहा है ऐसे। इसको मान लेते हैं क्या, ए वेक्टर। ये है ए वेक्टर और वो प्रोजेक्ट कर रहा है किसी एंगल थीटा। और ये जो थीटा हम मेजर करते हैं, लाइन से हो या फिर वेक्टर से हो, यहाँ पर लाइन भी हो या चाहे वेक्टर हो, एक और वेक्टर हो, तो वो जो थीटा एंगल मेजर किया जाता है, ये याद रख लो, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये इससे प्रोजेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भी थीटा आप मान सकते हो, इसको थीटा नहीं मान सकते क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। सपोज आपको ये बोल दिया गया ये एक लाइन है या फिर ये एक वेक्टर है मान लो। ठीक है, इस वेक्टर के ऊपर और एक वेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक और वेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लोगे, ना कि क्लॉकवाइज। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आप थीटा को मेजर करोगे, चाहे वो थीटा 90 डिग्री से बड़ा ही क्यों ना हो। आपको अगर ये केस दिया जाए, ये एक वेक्टर है और उसके ऊपर एक और वेक्टर ए से प्रोजेक्ट कर रहा है,
इसका मतलब ये नहीं कि ये एंगल छोटा है तो यहां से आप थीटा मेजर कर लोगे, नहीं, जितना भी बड़ा हो एंगल 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, मैंने बता दिया है, जितना भी बड़ा हो ऑब्ट्यूज चाहे क्यों ना हो, तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हो थीटा को। ओके, तो आपको पता चल गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन क्या होता है। एक लाइन होता है, उसके ऊपर एक वेक्टर होता है जो प्रोजेक्ट कर रहा है एट सम एंगल थीटा। वो थीटा कैसे मेजर किया जाता है मैंने बता दिया। वो थीटा का कंडीशंस क्या होता है, कौन सा एंगल थीटा को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता, वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे। तो आप समझ चुके हो कि बेसिक आइडिया कि प्रोजेक्शन होता क्या है एक वेक्टर का दूसरे लाइन के ऊपर या फिर दूसरे वेक्टर के ऊपर। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपको बस कॉन्सेप्ट देने के लिए, बेसिक समझाने के लिए मैंने समझा दिया। क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस पार्ट से आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। आपके क्वेश्चंस ही आते हैं यहां से। एक वेक्टर हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर के लिए मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया है। एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और एक बी वेक्टर है i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द पी वेक्टर। पी वेक्टर मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर, उसको शॉर्ट में हमने पी वेक्टर लिखा है। फाइंड द पी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, बी वेक्टर के ऊपर ऑन बी वेक्टर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करो। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पी वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करना है किसका, ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर। इसका मतलब साफ साफ ये है कि बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है। किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने एरोप्लेन और रनवे के एग्जांपल से बताया था, बी वेक्टर एक ऐसा है और उसके ऊपर ए वेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा है, वही प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। तो वो प्रोजेक्शन होता क्या है अब हम समझेंगे। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला देखने से पहले आप समझ लो प्रोजेक्शन होता क्या है। अगर यहां पर ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। आपको अगर पूछा गया है ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ओके, आपको अगर पूछा गया है जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करो। बी वेक्टर के ऊपर मतलब बी वेक्टर के ऊपर बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बी वेक्टर नीचे और ए वेक्टर ऊपर। इसका प्रोजेक्शन अगर हम फाइंड करने को कोई पूछ रहा है तो वो पता है क्या पूछ रहा है, तो वो ये पूछ रहा है कि यहाँ से जो वेक्टर टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, जो वेक्टर टेक ऑफ कर रहा है वो जहां पर जाके खत्म हुआ है, वहां से अगर हम एक लाइन खींच दें बी वेक्टर के ऊपर, और जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो लाइन खींचा हमने बी वेक्टर के साथ, यहां से यहां अगर हम एक वेक्टर खींच दे, उसी वेक्टर को हम बोलते हैं पी वेक्टर, और उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। और वही पूछा जाता है क्वेश्चंस में। फिर से बताता हूं, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करो। तो हम ये फाइंड करते हैं, ए वेक्टर जहां पे खत्म हुआ है, ठीक है, वहां से हम लाइन खींचते हैं बी वेक्टर के ऊपर, और वो लाइन बी वेक्टर के साथ जहां पे टच करता है उसको वहां पे एक पॉइंट बना लेते हैं। और ए वेक्टर जहां पे शुरू हुआ है वहां से बी वेक्टर, ऐसा नहीं कि बी वेक्टर भी, जरूरी नहीं है कि बी वेक्टर भी वहां से शुरू हुआ हो, मैंने समझाने के लिए बी वेक्टर को वहां से शुरू किया है। बी वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, ये रहा बी वेक्टर, आधे से भी शुरू हो सकता है क्या प्रोजेक्शन, ऐसा भी हो सकता है। मतलब फिर से समझाता हूँ, ये बी वेक्टर हो सकता है, ये सपोज मान लो बी वेक्टर, और यहाँ से ए वेक्टर चालू हो रहा है। तो प्रोजेक्शन पता है क्या होगा, जहां पे ए वेक्टर खत्म हुआ है, जहां पे ए वेक्टर खत्म हुआ है वहां से लाइन खींच दो बी वेक्टर के ऊपर, यहाँ पे बी वेक्टर के ऊपर टच कर रहा है, और जहां पे ए वेक्टर स्टार्ट हुआ है वहां से उस पॉइंट से लेकर एक वेक्टर खींच दो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वहां से इस पॉइंट तक एक वेक्टर खींच दो, उसी वेक्टर को बोलते हैं पी वेक्टर या फिर क्या, प्रोजेक्शन वेक्टर। और उसी को हमें फाइंड करना है अभी। तो ए वेक्टर हमको क्या गिवन है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर हमको गिवन है i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। फॉर्मूला क्या है, पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसा आया, डिराइव तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, ट्रिक मैं बता सकता हूँ। याद कैसे रखना है, सिंपल सा ट्रिक है, कोई मतलब ऐसा खुफिया ट्रिक नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है, आप याद रखने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, तो ये पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है। ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक बने रहिए। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर हमको गिवन है, ये रहा, बी वेक्टर भी हमको गिवन है। तो ये बहुत इजी होता है प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो ए वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर क्या है, i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, ओके, डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। अगर सपोज एक वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर ही ले लेते हैं, i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले तो रूट ओवर डालो, फिर i कैप के पास जो नंबर लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है 1, उसका स्क्वायर कर लो,
प्लस लिखो, जे के पास जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर लो, उसके बाद प्लस कर लोके पास जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर तीनों को मिलाकर जो आंसर आता है उसका रूट ओवर कर लो, आगे आपके पास मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 1 प्लस, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो पी वेक्टर आ गया हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट में सिंपल आई कैप का जो कोफिशिएंट है इधर का, उधर का आई कैप को जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेम गोज विथ जे कैप एंड के कैप। तो इधर 2 उधर 1, 2 इंटू 1 2, इधर 1 इधर 1, 1 इंटू 1 1, और इधर -3 इधर 1, तो आंसर क्या आएगा -3, ठीक है। और बीच में डाल दो प्लस, डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट ओवर ऑफ 3। तो पी वेक्टर क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 3, दैट इज 3 माइनस 3 तो 0, मतलब आंसर आ गया 0, प्रोजेक्शन वेक्टर 0 होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब मैं ट्रिक बताऊंगा, तो आपको पहले समराइज कर देता हूं क्या हमने सीखा। हमने ये सीखा कि अगर एक वेक्टर गिवन हो, ओके, एक वेक्टर गिवन हो जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट कर रहा है और दूसरा वेक्टर गिवन हो, ठीक है। एक वेक्टर है जो प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब जो टेक ऑफ कर रहा है, और दूसरा वेक्टर हो जिसके ऊपर टेक ऑफ हो रहा है, मतलब इसकी मदद से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको सीढ़ी बनाकर ये ऊपर जा रहा है, ये हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। तो इसके मदद से जा रहा है, एक तो जो नीचे रहता है और दूसरा जो ऊपर रहता है, ये दोनों वेक्टर होते हैं। और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीख लिया आज, ओके। और उसका फॉर्मूला होता है ये मेन चीज है, इसको याद रखने की ट्रिक अभी मैं बताऊंगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, जो फॉर्मूला होता है पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे याद रखने के लिए मुझे पता है सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी ट्रिक आप ये यहाँ से बहुत अच्छे से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में ये डाल लो, जब भी आपको प्रोजेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया होगा, मतलब फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो आप दिमाग में ये फॉर्मूला लाना, पी वेक्टर इज इक्वल टू जिसका प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट जिसके ऊपर डिवाइडेड बाई जिसके ऊपर का मैग्नीट्यूड। फिर से जिसका प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट जिसके ऊपर डिवाइड बाई वही जिसके ऊपर का मैग्नीट्यूड। जिसका प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्शन किसका हो रहा है, जिसका हो रहा होगा वो लिखना, और जिसके ऊपर हो रहा होगा मतलब ये वाला जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रहा है ना, तो जिसके ऊपर हो रहा होगा वो यहाँ पे लिखना। डिनोमिनेटर में हमेशा लिखना जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। क्या डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा लिखना होता है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इससे या तो 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के तो नहीं आते, 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्ट हमेशा कर सकते हो, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।